Chalo, let's begin with the next part of the chapter to what you call it as electron transport system. Now, when we talk about electron transport system, to be very precise, this system is seen only in eukaryotic cells. You do not find it in prokaryotic cells because it tends to occur in mitochondria. Okay? Now, this region that you see over here, ये पूरा region जो है वो mitochondria का matrix है. ये जो patch अपने को पूरा दिख रहा है, that is inner membrane of mitochondria which has cristae on that. और इसके बाहर वाला ये जो रीजन है that becomes nothing but इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन्स जो है उसके बीच के स्पेस वो हो जाएगा ये वाला कॉम्पोनेंट. आर वी क्लियर? चले आगे. चलो, नाउ दिस इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ध्यान से सुनो कि हो क्या रहा है. ये पर्टिकुलर प्रोसेस हमको चाहिए ही क्यों ऑन फर्स्ट प्लेस? व्हाई डू वी रिक्वायर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू अकर इन योर बॉडी? सो during glycolysis and Krebs cycle, whatever NAD and FAD gets reduced, if you do not reoxidize it, English बोला, जो भी NAD और FAD reduce हो जाते हैं glycolysis और Krebs cycle के दौरान, अगर हम उसको वापस से ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा होगा कि जितने भी NAD और FAD है वो सारे के सारे यूटिलाइज हो जाएंगे. और वो सारे के सारे अगर यूटिलाइज हो रहे हैं तो हम नेक्स्ट साइकिल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. सो टू अवॉइड दैट यू हैव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम व्हिच इज प्रेजेंट, जो इस रिएक्शन को रिवर्स कर देगा. कौन से रिएक्शन को? NAD को NADH2 में और FAD को FADH2 में जो कन्वर्ट हो रहा है उसे रिवर्स करने के लिए. सो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या होता है, इंटरमेम्ब्रेन जो रहता है माइटोकॉन्ड्रिया का उसके अंदर कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें एंजाइम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एंड इलेक्ट्रॉन डोनर्स होंगे. ठीक है, तो देयर आर 5 सच कॉम्प्लेक्सेस दैट एग्जिस्ट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. समझ पा रहे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले मेम्ब्रेन में ऐसे 5 कॉम्प्लेक्सेस हमको दिखने को मिलेंगे. अब ये जो 5 कॉम्प्लेक्सेस है उसमें पहले वाले कॉम्प्लेक्स में क्या होता है वो हम देखेंगे. कुछ 5 कॉम्प्लेक्सेस के जो नाम भी है ना वो एंजाइम के ऊपर ही रखे गए हैं. सो कॉम्प्लेक्स 1 विल बी कॉल्ड एज NADH2 dehydrogenase, कॉम्प्लेक्स 3 इज cytochrome BC1 reductase, somewhat like this. नामकरण ऐसा क्यों हुआ है वो पहले प्रोसेस समझ लेते हैं फिर देखते हैं उस पे क्यों आता है. क्या सिनेरियो होता है, कॉम्प्लेक्स 1 में जो NADH2 होता है that will get converted to NAD. जब NADH2 NAD में कन्वर्ट हो रहा है तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे, यस और नो, और उन हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज हो रहे हैं. वो दोनों रिलीज्ड हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाएगा बाय FMN. FMN क्या हो जाएगा? फ्लेविन, करेक्ट, मोनो न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, इट विल बी फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड. ये फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है. हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों एक्सेप्ट कर लेगा. ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों को एक्सेप्ट करके वो कोएंजाइम Q को देता है. ये कोएंजाइम Q जो होता है it can also be called as ubiquinone. I can also call it as ubiquinone. It is nothing but ubiquinone itself. So ubiquinone will accept hydrogen as well as electron. ठीक है, अब इसमें बीच में सर आपने FES भी लिखा है. ये FES one of the component होता है FMN के अंदर. समझ पा रहे हैं कि आंसर क्या? Flavin mononucleotide is a complex that consists iron sulfur complex in it. समझ पा रहे? Now this iron sulfur complex that you see over here in it, इसका क्या यूज होता है? Iron sulfur complex is able to accept electron and donate electron. It cannot accept proton, but it can accept electron. तो जब FMN NADH2 के पास से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ले रहा है,
हाइड्रोजन तो वो खुद डायरेक्ट कोएंजाइम Q को दे देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन FeS के द्वारा वो कोएंजाइम Q को देगा। यहां तक क्लियर है? चलो आगे। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रॉन्स इनके पास जा रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस मेम्ब्रेन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो हिल जाता है, वो चेंज हो जाता है। उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को स्टेबलाइज करने के लिए मैट्रिक्स में काफी सारे हाइड्रोजन आयंस होते हैं। कैसे सर? यू हैव फोटोलिसिस ऑफ वाटर दैट टेक्स प्लेस, ठीक है, या इन जनरल आल्सो देयर आर लॉट ऑफ, नॉट फोटोलिसिस ऑफ वाटर इधर नहीं होता, क्या मूव कर रहे हैं, that happens in this thing. Forget. There are a lot of hydrogen ions which are already over there because of hydrolytic enzymes that are present over here. उन hydrolytic enzymes की वजह से काफी सारे हाइड्रोजन आयंस फ्रीली दिखाई देते हैं यहाँ पे अपने। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रहा है, इसमें से 4 हाइड्रोजन आयंस जो है वो अंदर से बाहर जाते हैं। वो अंदर से बाहर इसलिए जाते हैं ताकि इस मेम्ब्रेन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वापस से स्टेबल हो सके। यहां तक क्लियर? डिड वी अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स 1? एवरीवन वंस मोर और अंडरस्टूड? क्या होता है कॉम्प्लेक्स 1 में? NADH2 जो है वो NAD में कन्वर्ट होता है, तो 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। वो 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन FMN एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही FMN उसे एक्सेप्ट कर लेगा, वो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करता है कोएंजाइम Q के पास, जो कॉम्प्लेक्स के बाहर होता है, ठीक है। अब जब वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q को दे रहा है, तब हाइड्रोजन वो डायरेक्टली दे देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन FeS कॉम्प्लेक्स के द्वारा देगा। FeS कॉम्प्लेक्स कहाँ देखने मिलता है सर? FeN के अंदर ही रहता है। आर वी क्लियर? अब जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, जब हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा है, तो उस मेम्ब्रेन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गेट्स चेंज्ड। सो टू न्यूट्रलाइज दैट व्हाट विल हैपन? अंदर से 4 हाइड्रोजन आयन, मैट्रिक्स में से 4 हाइड्रोजन आयन will go outside through the membrane. Now while it is going outside through the membrane, it gets deposited in intermembrane space. Yeah, you can also call it as perimitochondrial space. Are we clear up till here? Yes. Can I go a step more ahead? ये coenzyme Q, which is ubiquinone जो है, वो oxidized state में था। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन लेके वो reduced हो गया। अब ये उसको जम नहीं रहा है। It is not liking that it has got reduced. So what is happening? वो रिडक्शन का बोझ नहीं झेल पा रहा है, इसलिए फटाफट उसको फेंक देता है इमीडिएटली। अब जब वो उसको फेंक रहा है ना, वो दोनों को फेंक रहा है कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर, कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर। कॉम्प्लेक्स 1 से कोएंजाइम Q हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को फेंक रहा है कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर। आर वी क्लियर बेटा? अब कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर जब वो दोनों चीजें फेंक रहा है, वो दोनों को पकड़ने वाला कंपाउंड होना चाहिए ना, तो उसको पकड़ने वाला कोई कंपाउंड है ही नहीं। किसको? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को पकड़ने वाला कोई कंपाउंड है ही नहीं, तो हाइड्रोजन जो बाउंस होकर बाहर चला जाता है। तो बोला कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं बाहर जाता हूं, सो इट गोस आउटसाइड। कैन वी सी दिस 2 हाइड्रोजन दैट वेंट आउटसाइड? और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास है साइटोक्रोम बी। आसान। साइटोक्रोम बी के अंदर भी FeS कॉम्प्लेक्स होता है, साइटोक्रोम C1 के अंदर भी FeS कॉम्प्लेक्स होता है। So electrons will move from cytochrome B to cytochrome C1. Did we understand? क्या नहीं समझे? कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2. So 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कोएंजाइम Q ने रिलीज किए, that will be accepted by cytochrome B and it will be donated to cytochrome C1. यहाँ तक क्लियर? साइटोक्रोम C1 इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में देना चाहता है। अब जब वो कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में देना चाहता है, वो दोनों काफी दूर है एक दूसरे से, तो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करने के लिए एक और साइटोक्रोम आ जाता है, which is साइटोक्रोम C। अब साइटोक्रोम C ना काफी छोटू है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठा उठा के लेके नहीं जाता, वो एक टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। तो एक बार यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया, टक 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 इधर डोनेट किया, फिर गया दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे डोनेट कर दिया। समझ पा रहे हैं? एनी डाउट्स बेटा? ऑल क्लियर? चलो आगे। अच्छा, अब इसमें हमारे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? यहाँ तक क्लियर है?
कि उसने कॉम्प्लेक्स 4 को दे दिया। अब 2 मिनट हॉल्ट लेते हैं। इतने में से हमको क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं? 2 क्वेश्चन काफी प्रोमिनेंटली, देखो बाकी सारे डायरेक्ट हम समझ सकते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो हमको समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। सो पहले वाला क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है दैट which of the following is an mitochondrial या intramembrane electron transporter? नहीं, कोएंजाइम Q। कोएंजाइम Q जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर रह के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 3। Are we clear up till here? Yes. Which of the following transfers electron from one complex to another complex from intermembrane spaces? Now it will be cytochrome. समझे? ये 2 क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं जहाँ पे हम हमेशा साइटोक्रोम C को ही कंसीडर करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। यूबिक्विनॉन अपने दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं होता। So remember that is also one of the question that can be framed for. चले आगे। क्या किया था? साइटोक्रोम C ने इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉम्प्लेक्स 3 से लेके डोनेट किया था कॉम्प्लेक्स 4 के पास। जब उसने कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन दिया था तो कॉम्प्लेक्स 4 में यू हैव साइटोक्रोम A1 व्हिच एक्सेप्टेड, और साइटोक्रोम A1 से वो जाता है साइटोक्रोम A3 के पास। समझे कि नहीं समझे? आसान है। अब जैसे इन दोनों के अंदर FeS कॉम्प्लेक्स थे, इनके अंदर FeS कॉम्प्लेक्स ना होके you have copper which is present in it. Instead of iron sulfur complex it will have copper complexes या copper ions present in it. ठीक है, अब तुम्हारे NCERT में ना 2 दिया है which is copper A and copper B, which is nothing but अगर सपोज ये एक कंपाउंड है जिसमें कॉपर A है, ठीक है, इस कॉपर A ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिया ऑक्सीडाइज फॉर्म से, अब वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड फॉर्म। समझे कि नहीं? अब ये रिड्यूस्ड फॉर्म वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है टू A3, so this will again come back to its original form by releasing its electron, so this gets reduced. अब इसके अंदर का जो कॉपर था which was copper A, now that will get reduced because ultimately electron तो वही ले रहा है and it becomes copper B. समझे क्या आंसर? नहीं समझा? नहीं बाजू वाला यश पक्का? एवरीवन वॉइस हाय एटीपी बचा रहे बहुत फिजिक्स बाकी लगता है पढ़ना। तो एक हफ्ता करते क्या हो तुम? यहाँ तक क्लियर है बेटा? तो तुम्हारा एनसीईआरटी इसलिए यहाँ पे देता है कॉपर ए एंड यहाँ पे देता है कॉपर बी। वो देने का क्या मतलब है? बस यही मतलब है उसका कि ऑक्सीडाइज से रिड्यूस, ऑक्सीडाइज से रिड्यूस, ऑक्सीडाइज टू दैट्स इट। सो व्हाट इज हैपनिंग? A3 के पास आ गया इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन A3 जो है वो डोनेट कर देगा। अब वो जब डोनेट करता है ना, वो बाहर नहीं अंदर की तरफ डोनेट कर रहा है इनटू मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में इन इलेक्ट्रॉन्स को लेने वाला और कोई होता ही नहीं है, तो ऑक्सीजन बोलता है ला दे, मैं ले लेता। सो ऑक्सीजन विल एक्सेप्ट इट। एनी डाउट्स? एनीवन? चलो आगे। ये ऑक्सीजन जो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है वो एक्चुअली कंबाइन हो जाता है हाइड्रोजन के साथ एंड इट फॉर्म्स वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, हम हमेशा बोलते हैं कि हाफ ऑक्सीजन एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन, हाफ ऑक्सीजन एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन। देखो हाफ ऑक्सीजन जैसा कुछ नहीं होता, वो हाफ हम सिर्फ बैलेंसिंग के लिए लिख रहे हैं वहां पे। इट इज ऑक्सीजन व्हिच एक्सेप्ट्स हाइड्रोजन which is there inside over here and forms water molecule. Are we clear with that? Yes. Any doubts? And that's where you have terminalization of electron transport. Electron transport होते होते last में किसके पास गया? Oxygen. And that is the reason when question is framed, which of the following is terminal electron acceptor? तो हम क्या लिखेंगे? Oxygen. ठीक है। There is also a name which has been asked. There is also a term which states terminal के लिए एक और term आता है। कयामत की रात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कयामत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गधे।
There's a term, there's a specific term which means last one to accept. At the end it gets accepted by. So याद रखना कि end acceptor जो रहेगा वो oxygen molecule रहेगा. चलो. Are we clear? Everyone? Any doubts? चले आगे. अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगा. सो अंदर से अब की बारी 4 की जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जाते हैं, 2 हाइड्रोजन जो बाहर की तरफ जाएंगे. लाइकवाइज यहाँ पे भी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तब 2 हाइड्रोजन अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं. आर वी क्लियर बेटा? एनी डाउट्स? ऑल क्लियर? Yes. वंस मोर और अंडरस्टूड? एवरीवन? आसान? अब क्या हो रहा है कि जो वंस मोर हो गए पूरा. चलो क्या होता है, you have NADH2 which is present as a particular molecule जो हमको Krebs cycle या glycolysis से पाया जाता है. ये Krebs cycle या glycolysis से पाया गया NADH2 will get converted to NAD. इसमें 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा. ये 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ है that gets accepted by FMN. दोनों चीज FMN दोनों हाइड्रोजन और दोनों इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q को दे देता है. हाइड्रोजन डायरेक्ट जाएगा, इलेक्ट्रॉन FAS के द्वारा जाएगा. इस ट्रांसपोर्ट के दौरान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शिफ्ट होने की वजह से टू बैलेंस दैट 4 हाइड्रोजन विल गो आउटसाइड. The ubiquinone which has accepted 2 hydrogen and 2 electron will donate that as well. But while donating, only electron gets accepted, hydrogen gets rejected. And because hydrogen is getting rejected, it goes out in the intermembrane space. Whereas electrons are accepted by cytochrome B. Cytochrome B has FeS complex which is accepting electron and donating it as well. From cytochrome B, electrons are accepted by cytochrome C1 which will also have FeS complex present in them. 2 electrons from cytochrome C1 will be passed on to complex 4 via cytochrome C one by one. From cytochrome 4 you have cytochrome A1, sorry, complex 4 में you have cytochrome A1 which is accepting electrons. From A1 it will go to A3 and from A3 the electrons are donated inside the matrix where oxygen molecule accepts these electrons. The oxygen molecule when accepts the electron it gets hyper energized and unstable state में आ जाता है. तो वो फटाक से हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर लेगा which is hydrogen and it forms water molecule. Now during electron transfer over here and here again electronegativity shifts. इसलिए दोनों जगह से 2-2 हाइड्रोजन जो बाहर जा रहे हैं. Are we clear बेटा? Did we understand everyone up till here? Any doubts? चले आगे. अब ये हाइड्रोजन जो बाहर गए हैं it is creating proton gradient. क्या बना रहा है? Proton gradient. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन आयन दैट इज हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, मैट्रिक्स में कम हो गया. अब क्या हो जाएगा, अंदर से बाहर जा रहे थे, अब ये ग्रेडियंट चेंज हो गया तो बाहर से अंदर आएगा. जब अंदर से बाहर जाना था ना तो मेम्ब्रेन उसको यूं करके हटा दिया. अब उसको वापस लेने के वक्त मेम्ब्रेन बोलता है मैं तेरे को वापस नहीं लेगा, बेचा हुआ माल हम वापस नहीं लेते, तो वो वापस लेने को मना कर रहा है. अब वो दुखी है उधर, है ना. अब इसमें एक ही था भेदी which was this complex 5. वो बोलता है कि नहीं ले रहा ना मेम्ब्रेन, तू इधर आ, मैं तेरे को अंदर पास करवाता हूँ. ठीक है, उसको पता भी नहीं चलेगा. हाउ डज इट डू दैट? ये जितने भी हाइड्रोजन हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से पास होते हैं ऐसे, समझे. सो कैसे हो रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन पास हो गया, दूसरा हाइड्रोजन पास हो गया, तीसरा हाइड्रोजन पास हो गया. जब फोर्थ पास होता है ना हाइड्रोजन, जब फोर्थ हाइड्रोजन यहाँ पे पास हो जाएगा तब ये वाला जो मॉलिक्यूल है दैट गेट्स रोटेटेड, वो रोटेट हो जाएगा और ADP से बनाएगा ATP. एक ही, यानी 4 हाइड्रोजन मिलके एक ATP मॉलिक्यूल बनाएंगे. समझे कि नहीं?
Clear है? This is your F1 particle and this becomes your F0 particle. Are we clear बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में पता है वो लॉलीपॉप जैसा स्ट्रक्चर हम देखे थे, वो यही है। हाँ, ऑक्सीजोम्स, यही है वो ऑक्सीजोम्स। Are we clear? तो सिनेरियो क्या होता है कि जब ये हाइड्रोजन ऐसा गया ना, तो लेट्स से F1 पार्टिकल से गया और जब F2 से वो पास हो जाता है, चौथा हाइड्रोजन जब F2 से पास होगा ना तब ये शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही ये शिफ्ट होता है एक ADP से ATP में जाता है। लेकिन चौथे हाइड्रोजन पे, हर चौथे हाइड्रोजन पे एक ATP बनते जाए। तो ओवरऑल कितने हाइड्रोजन निकले हैं यहाँ पे देखो जरा, 10 हाइड्रोजन निकले हैं। यस और नो? अगर 4 हाइड्रोजन एक ATP बनाते हैं तो 10 हाइड्रोजन कितना ATP बनाएंगे? 2.5 बनाएंगे। यस और नो? ना 2.5 जैसा कुछ ATP नहीं होता, ATP पूरा ATP बनना चाहिए। So this is approximately how many? 3. That is the reason we say that 1 NADH2 is capable of providing you with 3 ATP. Are we clear? Yes. Did we understand the concept? Yes. Everyone? Yes. Any doubts? No. अब हमारे NCERT में पूरा कॉन्सेप्ट ही डामाडोल कर दिया है इसके लिए। ये एक्चुअल काउंटिंग और एक्चुअल कॉन्सेप्ट हुआ, जहां पे 4 हाइड्रोजन आयन एक ATP बनाता है, लेकिन हमारा NCERT बोलता है कि 4 नहीं 2 हाइड्रोजन आयन एक ATP बनाता है। तो ये गलत है या सही है सर? गलत है। लेकिन NCERT क्यों गलत होगा सर? तो फिर आपका यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन गलत होगा। नहीं, NCERT इधर के कैलकुलेशन में हमको 4, 4 और 2 ही देता है, which brings up to 10। तो अगर हम NCERT का कॉन्सेप्ट फॉलो करें तो there are 10 हाइड्रोजन, so it should give us 5 ATP। लेकिन 5 ATP वो दे नहीं रहा है, वो कितना देता है हमको? सिर्फ 3। So concept actual क्या हो जाएगा? 4 हाइड्रोजन makes 1 ATP, but नीट में हम क्या मार्क करेंगे? 2 हाइड्रोजन gives 1 ATP। Are we clear up till here? Yes. Everyone? चलो आगे, इतना लिखेंगे पहले या पूरा कंप्लीट करके फिर लिखोगे? We come for complex 2। अब तक हम complex 1, 3, 4 और 5 देखे जो NADH2 के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट FADH2। इसमें क्या हो रहा है? You have succinic acid which is succinate which gets converted into fumarate। जब succinate fumarate में कन्वर्ट होता है तब उस समय पे 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। वो 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन has been accepted by FAD which obviously will get converted to FADH2। उसका हाइड्रोजन is directly donated to coenzyme Q, so it becomes coenzyme QH2 from coenzyme Q। समझ रहे हैं या बाउंसर जा रहा है? एवरीवन, क्या बोला मैं? सक्सिनेट जो है वो जब फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तब 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। ये 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ that will be accepted by FAD which gets converted to FADH2। अब FADH2 फटाक से वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है टू कोएंजाइम QH, कोएंजाइम Q, जिसकी वजह से वो कोएंजाइम Q becomes reduced। कोएंजाइम Q जो रिड्यूस हो जाता है ना, उसको पसंद नहीं है रिडक्शन, तो वो इमीडिएटली हाइड्रोजन को बाहर फेंक देगा और इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? वो कॉम्प्लेक्स B को दे देगा। आवे क्लियर बेटा? समझ पा रहे कि नहीं समझे? इलेक्ट्रॉन्स जैसे वो साइटोक्रोम B को देता है, इलेक्ट्रॉन्स विल गो फ्रॉम साइटोक्रोम B टू C1, C1 से C, C से D, सेम प्रोसेस। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो इट्स एन अनस्टेबल कंपाउंड ना, जिस वजह से मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ से वापस चेंज हो जाता है। सो टू बैलेंस दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यू विल हैव अगेन 2 हाइड्रोजन्स व्हिच विल बी रिलीज्ड। 2 हाइड्रोजन मैट्रिक्स में से बाहर की तरफ चला जाता है टू बैलेंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आर वी क्लियर? यस और नो बेटा? ठीक है। अब हमें क्या करना है? ये शुरू कहाँ से हुआ? कॉम्प्लेक्स 2 के साथ। कॉम्प्लेक्स 1 कहीं पे भी पिक्चर में आया? डिड वी सी एनीवेयर? तो ये पार्ट हमको भूल जाना है, हमें सिर्फ इतना देखना।
आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर एवरीवन। आसान। अच्छा, अब ये जो इतना दिख रहा है, जरा देख के बताओ कितने हाइड्रोजन रिलीज हुए? 6 हाइड्रोजन रिलीज हुए। नाउ we have 6 hydrogen release. Now this was for NADH2. This is for FADH2. अगर 4 हाइड्रोजन एक ATP बनाता है तो 6 कितना बनाएगा? 1.5 ATP, which is approximately 2 ATP. That is the reason we say that one FADH2 can provide us with 2 ATPs. Are we clear, beta? Yes. Entire concept is clear. Yes. Terminal electron acceptor will be oxygen molecule, which is in the matrix. How many hydrogens are thrown outside? So 10 are thrown outside for NADH2 and 6 are thrown outside for FADH2. Which compound or which molecule is responsible for transfer of electrons between the complexes outside the membrane? Inside the membrane. अब क्योंकि ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो है यहाँ पे NADH2 is getting converted to NAD, एंजाइम का नाम हो जाता है NADH2 dehydrogenase, so is the name of complex 1. इस कॉम्प्लेक्स के अंदर साइटोक्रोम C जो है वो रिड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए, so the complex name is cytochrome bC1 reductase. Are we clear? जब इस कॉम्प्लेक्स का बात करते हैं तो यहाँ पे you have cytochrome C, which is getting oxidized. So the name is cytochrome C oxidase. यहाँ पे ATP बन रहा है, तो ATPase या फिर ATP synthase. इस कॉम्प्लेक्स में सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रहा है by the enzyme succinate dehydrogenase, where your ubiquinol is getting reduced. So the enzyme's name is succinate dehydrogenase. Are we clear up till here? Everyone? Any doubts? क्लियर है यहाँ तक? पक्की बात? वो साइटोक्रोम B को 2 इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली लेते हैं इधर से? नहीं, एक टाइम पे एक ही कंपाउंड यूज करेगा ना, या तो ये वाला यूज अपना इलेक्ट्रॉन देगा या तो ये वाला देगा। एक्चुअली ना ये चीज यहीं पे होता है, इसके ऊपर, इट इज ओवरलैपिंग ओवर हियर। सो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ऐसे होता है, समझ पा रहे? 3D स्ट्रक्चर का देखिए ना, तो इधर मेरा कॉम्प्लेक्स 1 है, इधर मेरा कॉम्प्लेक्स 2 है, and both of them are releasing electron to coenzyme Q. ठीक है, coenzyme Q at a time will take only 2 hydrogen, so automatically it donates also at a time only 2 electrons and hydrogen. Clear है यहाँ तक? Everyone? Any doubts? पक्की बात? This is nothing but your electron transport. ठीक है? You want to write down this thing first, या फिर मैं अपना बैलेंस शीट पूरा बना दूं एनर्जी का? बना दूं? Now here what is happening balance sheet. When I talk about NADH2, जब हम ETS का बात करते हैं, ETS में ग्लाइकोलिसिस के द्वारा ETS में ही सिर्फ हम बात कर रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस के द्वारा कितने NADH2 आते हैं? How many NADH2 is coming? 1 at a time, but then that occurs twice, the reaction occurs twice, so I'm getting 2 NADH2, so 2 into 3 will give me 6 ATP. Are we clear? चलिए आगे। चलो फिर FADH2 तो होता है, we go for Krebs cycle. Krebs cycle के दौरान कितने NADH2 बन के मिल रहे हैं हमको? 4. How many NADH2 are formed? 4. Correct? So I am having 4 NADH2, which is occurring twice. 4 NADH2 बनते हैं ना, एक मैलेट और ऑक्सैलो एसीटेट के बीच में, एक पाइरुवेट और एसिटाइल कोए के बीच में, एक बनेगा तुम्हारा आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलो सक्सिनेट, एक अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोए, तो 4 हो गए। अब वो 4 2 बार ही रिपीट होगा ना एक ग्लूकोज के लिए, तो टोटल कितने हो गए? 8 into 3 I will do, so I get how many?
24 ATP. So overall कितने ATP मिले मेरे को? 38. So out of the total ATP, okay, फिर 30 हो गए. FADH2 भी तो है, भूल गया मैं. हमें एक ही FADH2 मिल रहा है, लेकिन वो एक FADH2 दो बार ही रिपीट होगा और एक FADH2 2 ATP देता है. So I will get half many. So total कितने ATPs हो गए अभी? 34 ATP. Did we understand so far? Yes. So out of, when we say that there are 38 ATPs obtained during aerobic respiration, 2 ATP is obtained during glycolysis, 2 ATP is obtained during Krebs cycle, and remaining 34 ATPs will be obtained during electron transport system. Are we clear up till here? Yes. Everyone? Any doubts? बाकी के बच गए वो क्या होंगे? तो 2 हमको ग्लाइकोलाइसिस में बन के मिले, 2 हमको क्रेब्स साइकिल में. लेकिन कल जब अपन फाइनल रिएक्शन लिख रहे थे तब तो आपने खाली एक ही एटीपी दिखाया सर, तब आपने दो दिखाया नहीं. हाँ, तो वहां पे मैंने पायरुविक एसिड भी एक ही लिखा था ना. अगर मैं उसको 2 कर दूं तो बाकी सारा 2 हो जाएगा मेरे लिए. Are we clear, beta? Did we understand the entire concept of ETS as well as how many electrons and all of this been obtained? Yes. All sort? चलो लिखिए इतना. सर, ग्रेप साइकिल में लिंक रिएक्शन